अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ टू राइट अ गुड सिनॉप्सिस। और जो ट्रिक्स जहाँ पर मैं आपको जो आइडियाज यहाँ पर मैं आपको दूंगी अबाउट इंट्रोडक्शन एंड मेथोडोलॉजी, यू कैन आल्सो अप्लाई दैट इन योर आर्टिकल। कि आपका ये जो सिनॉप्सिस है वो इक्वल्स टू 50% ऑफ योर आर्टिकल आपका काम हो सकता है इसमें। वो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टॉपिक। टॉपिक आपका कैसा होना चाहिए फॉर योर सिनॉप्सिस राइटिंग और फॉर योर आर्टिकल? टॉपिक शुड बी प्रिसाइज। और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का होना लाजमी अगर आपकी कॉज एंड इफेक्ट स्टडी है, ठीक है। आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का होना लाजमी है, अदरवाइज यू कैन ऐड ओनली अ सिंगल वेरिएबल। इट शुड कंटेन द स्टडी पॉपुलेशन एंड द स्टडी सेटिंग दैट वेयर यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर स्टडी। अब कुछ ऐसे जर्नल होते हैं जो छोटे मतलब जो टॉपिक ऐसे प्रिसाइज टॉपिक एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने स्पेस भी इतनी दी होती है कि इतने वर्ड से ज़्यादा टॉपिक नहीं होना चाहिए। इसलिए कोशिश ये होती है कि उसका प्रिसाइज रखा जाए। तो इसलिए टॉपिक को अच्छा बनाने के लिए अगर वो प्रिसाइज आप प्रिसाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इतना लेंथी हो रहा है, तो आप उसमें से फिर स्टडी सेटिंग एटलीस्ट हटा सकते हैं। उसका कोई इश्यू नहीं है। नाउ गोइंग अब आपके पास यहाँ पर साथ साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी रखी है। यहाँ पर एक टॉपिक देख रहे हैं, प्रेवलेंस, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोर्टेलिटी अमंग पेशेंट्स विद एमआई प्रेजेंटिंग विदाउट चेस्ट पेन। अब ये आपके वेरिएबल्स हैं, प्रेवलेंस, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोर्टेलिटी। इसके आगे अमंग पेशेंट्स विद एमआई, पेशेंट्स विद एमआई इज योर स्टडी पॉपुलेशन, कि आप एमआई के पेशेंट्स ले रहे हैं who are presenting with without chest pain. Then moving towards the introduction. Introduction contains the 5 basic themes. इंट्रोडक्शन में 5 बेसिक थीम्स होती हैं। आप अगर ये 5 थीम्स फॉलो करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा फॉर योर सिनॉप्सिस एज वेल एज फॉर योर आर्टिकल। द नंबर 1 इज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप क्या बताते हैं? बैकग्राउंड में आप फोकल वेरिएबल, आप अपनी स्टडी का फोकल वेरिएबल चूज कर रहे हैं, आप उससे स्टार्ट लेते हैं। अब इस टॉपिक में अगर देखा जाए, यहाँ पर चेस्ट पेन इज द फोकल वेरिएबल। एमआई के पेशेंट्स हैं हु आर प्रेजेंटिंग विद विदाउट चेस्ट पेन। तो यहाँ पर आप चेस्ट पेन से स्टार्ट करेंगे और एमआई के साथ इसको रिलेट करते हुए एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप फोकल वेरिएबल से इसका स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद आप इसमें पास्ट लिटरेचर का बताते हैं कि पास्ट लिटरेचर में क्या स्टडीज कंडक्ट हुई हैं, उनकी क्या एजम्पशंस हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक। तो आप बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अब इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर इसको शो किया गया है, दिस वन। द चेस्ट पेन हैज बीन रिपोर्टेड, ये अब आपका फोकल वेरिएबल से स्टार्ट लिया इन्होंने, हैज बीन रिपोर्टेड एज द कार्डिनल क्लिनिकल फीचर अमंग पेशेंट्स हु प्रेजेंट विद acute MI. The WHO requires the presence of chest pain as one of the cornerstone features in its diagnosis of MI. And the Rapid Early Action of Coronary Treatment Study, RCT, sponsored by the National Institute of Health, was designed in part to test the effect of educating the public about the symptoms of MI and the benefits of early MI treatment. This media campaign used as its hallmark feature the presence of a chest pain. अब यहाँ तक ये सारा इसका बैकग्राउंड इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जब आप डिसर्टेशन करते हैं तो आप इसी को फर्दर एलैबोरेट कर देते हैं, आप स्टडीज से कुछ हेल्प आउट लेते हैं कि उनकी क्या assumptions थी, वो क्या कहती हैं अबाउट योर स्टडी वेरिएबल्स। तो यहाँ तक इन्होंने ये इसका बैकग्राउंड बताया है। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि आपकी स्टडी किस तरह बेनिफिशियल है, आपकी स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस तरह से हेल्पफुल होगी फॉर योर इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी फ्रेमवर्क कि उस स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या होगी, उसका बेनिफिट बेसिकली क्या होगा। और उसके बाद है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप कि आपकी स्टडी की नोवेलिटी क्या है, आपकी स्टडी में आप अपनी स्टडी में क्या नया करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पास्ट स्टडी में जो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, आप उसी को फर्दर उसी को दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको उसी पर दोबारा वर्कआउट करके सेम वही रिजल्ट्स वगैरह अगर जनरेट करें, दिस इज नॉट योर रिसर्च गैप। ना ही आपने कुछ नया किया है। तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है अपना रिसर्च गैप, कि ऐसा आपकी स्टडी में कौन सी नई चीज़ है जो आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं।
रिसर्च क्या है बेसिकली आपको कैसे मिल सकता है? आप स्टडी की लिमिटेशंस में जा सकते हैं। पास स्टडी की लिमिटेशन में मेंशन होता है कि फलां चीज़ इस स्टडी में कंडक्ट नहीं की जा सकी या फिर इस स्टडी की ये लिमिटेशन थी और फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी दी होती हैं उसमें। अगर इस स्टडी को इस तरह से कंडक्ट कर लिया जाए या फिर इसमें ये मॉडिफिकेशन लाई जाए या फिर इसके साथ-साथ ईटीसी वेरिएबल्स, एक्सेट्रा वेरिएबल्स अगर ऐड अप कर लिए जाएँ तो ये स्टडी और अच्छी कंडक्ट हो सकती है। इससे हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दिस वुड बी द योर रिसर्च गैप। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल में सिग्निफिकेंस और रिसर्च गैप सिग्निफिकेंस थोड़ी-सी पहले बता दी है, फिर रिसर्च गैप को बताया है तो दे कैन बी शफल विद ईच अदर के इस रिसर्च गैप पहले भी आप बता सकते हैं, साथ ही स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी आप एक्सप्लेन कर दें, नो इश्यू। अब यहाँ पर देखिए ऑल्दो नॉट ऑल एमआई पेशेंट्स एक्हिबिट द क्लासिकल सिम्पटम्स ऑफ चेस्ट पेन, द एक्सटेंट टू व्हिच दिस फिनोमेना अकर्स इज लार्जली अननोन। अब ये यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस और रिसर्च गैप एट अ टाइम बताया जा रहा है। Then Baron et al. Reported the absence of chest pain at hospital presentation was among the most significant factors predicting lower use of thrombolytic therapy among a subset of MI patients eligible for such treatments in the National Registry of MI. अब यहाँ पर भी इसकी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन की जा रही है। Whether these patients are also less likely to receive other important treatments in the management of MI remain unclear. साथ ही यहाँ पर रिसर्च गैप बताया जा रहा है कि this was unclear. Then the population of MI who present without chest pain has not been well characterized. Again research gap और इसी रिसर्च गैप से आपके रिसर्च क्वेश्चंस रेज होते हैं कि आपके स्टडी का रिसर्च गैप क्या है। अब आप उससे क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि आप कौन-सी प्रॉब्लम है, कौन-सा गैप है जो फुलफिल करने जा रहे हैं। दैट दैट इज़ बेसिकली द रिसर्च क्वेश्चन। आप इसी से एक क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन-कौन सी रीज़न्स हैं, कौन-कौन से प्रेडिक्टर्स हैं हू आर डिटरमिनिंग द एमआई, हू आर डिटरमिनिंग your study problem. Although it is widely known that patients with diabetes mellitus may not have chest pain during MI, possibly secondary to autonomic dysfunction, other clinical factors associated in patients who do not experience chest pain remains largely undefined. Again, this is another research gap. Understanding the factors associated with atypical presentation, that is no chest pain, may help in the earlier identification and treatment of these patients with MI. यहाँ पर अब इन्होंने significance again बताई है कि अगर इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एमआई कर सकते हैं। This is the significance of the study, which is present over here of this study which I have downloaded from the Google Scholar. नेक्स्ट आप इसी से रिसर्च क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कौन-कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से एमआई हो सकता है और ऐसा एमआई जिसमें जो विदाउट चेस्ट पेन पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिसर्च क्वेश्चन के बाद आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसी रिसर्च क्वेश्चन की बेस पर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव लाई करता है बेसिकली कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, बेसिक एम क्या है, आप इस स्टडी में एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। अब इसी से आगे पैराग्राफ में देखें यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया हुआ है ये सब। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी वाज टू डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ एमआई patients in NRMI2 who presented to the hospital without chest pain and to evaluate चेस्ट पेन। उसके साथ ये इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं क्लिनिकल फैक्टर्स की एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन्होंने फर्स्ट में मेंशन कर दिया, देन ये सेकंड ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। देन वी टेस्टेड द हाइपोथेसिस दैट एमआई पेशेंट विदाउट चेस्ट पेन कंपेयर्ड विद दोज विद चेस्ट पेन वुड प्रेजेंट later for medical attention, would be less likely to be diagnosed as having acute MI on initial evaluation and would receive fewer appropriate medical treatments within first 24 आवर। ये अपनी स्टडी की जस्ट इस हाइपोथेसिस की बात है कि हमने ये हाइपोथेसिस स्टडी किया है, हमने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश की है। देन वी आल्सो इवैल्यूएटेड अनदर ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर अनदर वैल्यूएशन ऑफ देयर स्टडी कि उसके अलावा इनका फर्दर क्या एम था, इन्होंने क्या इवैल्यूएट किया एसोसिएशन बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ एटिपिकल प्रेजेंटिंग सिम्पटम्स एंड हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी। इन्होंने हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी को भी स्टडी किया। तो ये सब इनके ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली जो इन्होंने अपनी स्टडी में कंडक्ट किया। अगर आप ये 5 थीम्स फॉलो करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन एक अच्छा 2 पेजेस का या 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है। It depends upon the general requirement in which you wanted to go, in which you wanted to publish your study.
देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस इज़ द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में कुछ थीम्स हैं जो मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर दी हैं। मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है स्टडी डिज़ाइन, कि आपकी स्टडी का डिज़ाइन क्या है? स्टडी डिज़ाइन में आप स्टडी डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस तरह से मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू, आरसीटी हो गई, कोहॉर्ट स्टडी, प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल या केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस रिपोर्ट या सीरीज। मेटा एनालिसिस में क्या होता है अगर आप ऐसी स्टडी कंडक्ट करें कि आप उस लिटरेचर में डिफरेंट स्टडीज के एनालिसिस को लेकर कंबाइन कर रहे हैं और फिर उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज द मेटा एनालिसिस। अगर आप इस टाइप की स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज योर मेटा एनालिसिस स्टडी डिजाइन। द सिस्टमैटिक रिव्यू, कि आप लिटरेचर्स को रिव्यू करके उन रिव्यूज से आप अपना कुछ मटेरियल को कंटेंट जो है वो राइट अप कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक रिव्यू। देन आरसीटी, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अगर आप इंटरवेंशन करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक कंट्रोल ग्रुप रखेंगे जिसे नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे, और अगर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जिसको आप जिस पर आप इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आप इस तरह के 2 ग्रुप्स बनाकर चेक करना चाहें, जिस तरह टैबलेट होती है, कोई ड्रग है, आपने उसको चेक करना है, उसकी एफिकेसी चेक करनी है। तो आप एक नॉर्मल ट्रीटमेंट, एक ग्रुप आपके पास पेशेंट का ऐसा होगा जिसमें आप नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप होगा जिसमें आप वो ड्रग उस पर अप्लाई करेंगे और उसकी इफेक्ट्स चेक करेंगे। तो इस तरह का अगर आप एक कंट्रोल बना रहे हैं ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल, तो आपकी आरसीटी स्टडी होगी, स्टडी डिजाइन। कोहॉर्ट स्टडी, दिस इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी। इसमें आप एक्सपोज़र टू द डिज़ीज़ की तरफ मूव करते हैं। देन केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं, आप एक सिंगल केस है या कोई एक सिंगल पेशेंट है, आप उस पर कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। अगर सपोज़ आपने कोई एक सर्जरी की है, अब आप उस पर एक रिपोर्ट से राइट अप करते हैं, तो हम उसको कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान में एक स्टडी करें फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, सपोज 6 मंथ्स की, 3 मंथ्स की अगर आपने स्टडी कंडक्ट की है, तो आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। और ज़्यादातर ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही लोग करते हैं फॉर इनिशियल प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल राइटिंग। देन केस रिपोर्ट्स या केस सीरीज हो सकती हैं आपके पास। नेक्स्ट स्टडी सेटिंग, आप स्टडी कंडक्ट कहाँ करना चाह रहे हैं? कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, कोई, या आप जनरल पॉपुलेशन में स्टडी करना चाह रहे हैं, या कोई बैंक है। आपकी जो स्टडी सेटिंग है वो आपकी बेसिकली लोकेशन है, आप स्टडी कंडक्ट कहाँ करना चाह रहे हैं। देन स्टडी ड्यूरेशन, आपकी स्टडी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, आप डाटा जो कलेक्शन बेसिकली कर रहे होते हैं, आप उसी को स्टडी ड्यूरेशन ही कंडक्ट करते हैं, कि आप 3 मंथ्स के लिए स्टडी कंडक्ट करें, 3 मंथ्स के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, एंड सो ऑन। देन सैंपल साइज पर आपको एक पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसमें डिफरेंट वेज बताऊंगी कि सैंपल साइज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कि आपने डाटा कलेक्ट कितना करना है, 100 लोगों का करना है, 200 लोगों का, 300 लोगों का, या कितना। ये मैं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी सैंपल साइज की, जिसमें आपको डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द सैंपल साइज बताए जाएंगे। अदरवाइज एनीवेज, आप ये इतना याद रखें कि आपका जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, आपके स्टडी के रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे, उतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए स्मॉल सैंपल साइज़ को अवॉइड किया जाए, और ज़्यादा से बड़ा सैंपल साइज़ अगर आप चूज़ करते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर स्टडी। देन द नेक्स्ट वन इज़ सैम्पलिंग टेक्निक आप ऐड करते हैं। ये इसी तरह से हेडिंग वाइज सिनॉप्सिस में ऐड होती हैं, और जब आप आर्टिकल राइट अप करते हैं, तो आप ये सारी हेडिंग्स रिमूव कर देते हैं और इसको अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जब आप हेडिंग्स को डाल के कोई चीज़ लिखते हैं, इट मीन्स आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। जब आप हेडिंग्स रिमूव कर देंगे, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे, पैराग्राफ की फॉर्म में, तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी कहलाती है, और आर्टिकल में अनस्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी लिखी जाती है। सिनॉप्सिस में आप इस तरह से हेडिंग्स बनाकर लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सैम्पलिंग टेक्निक आप ऐड करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, आप सैंपल कलेक्ट कैसे करेंगे? मतलब ये कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है, आप वो कौन-सी टेक्निक अप्लाई करके कलेक्ट करेंगे। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग होती है, सिंपल रैंडम, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड होती है, क्लस्टर्ड होती है, कन्वीनिएंट या कंसेप्टिव होती है, कोटा या जजमेंट, स्नोबॉल एंड सो ऑन। ये नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 2 किस्म की सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं, जो इसमें मिक्स अप करके बताई हैं। तो ज़्यादातर इनिशियल लेवल पर कंसेप्टिव या कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज़ की जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं या फिर कंडक्ट करना चाह रहे हैं स्टडी, तो आप ऐसे ही सैंपलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, कन्वीनियंस या कंसेप्टिव। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट आता जा रहा है, आपने बस उसको उसका जो डाटा ले लेना है, डाटा कलेक्ट कर लेना है, दैट इज़ कंसेप्टिव सैंपलिंग। कंसेप्टिव पेशेंट्स का आप डाटा लेते जा रहे हैं।
तो बाकी सैंपलिंग टेक्निक पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगी और स्टडी डिज़ाइन पर भी वीडियो बनाऊँगी और इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी, जिसमें इन सब सैंपलिंग टेक्निक्स और स्टडी डिज़ाइंस का की डिटेल बताऊँगी। नेक्स्ट स्टडी पॉपुलेशन, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है? आप कौन सी पॉपुलेशन लेना चाह रहे हैं? डॉक्टर्स ले रहे हैं, नर्सेस लेने हैं, कोई बैंकर्स ले रहे हैं या जनरल पॉपुलेशन ले रहे हैं? आपकी स्टडी पॉपुलेशन इसमें आप बताते हैं। हू विल बी योर स्टडी पॉपुलेशन? हू विल बी योर टारगेट पॉपुलेशन पार्टिसिपेंट्स? द नेक्स्ट वन इज़ द स्टडी पार्टिसिपेंट। आपके जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें 2 कैटेगरीज़ होती हैं, द इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि आपने जो जो भी पेशेंट्स लिए हैं, वो आप किस तरह के लेना चाह रहे हैं। उसमें जेंडर क्या होगा, बोथ जेंडर्स के लेंगे, उनकी एज क्या होगी, सब ऑल एजेस के आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूड करेंगे स्टडी में, या फिर कोई आपने एज कैटेगरी बनाई हुई है, एज ब्रैकेट है आपके पास, आप उस एज के सिर्फ लेंगे स्टडी पार्टिसिपेंट। सपोज अगर आप बच्चों में कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, कोई पीडियाट्रिक पेशेंट्स पे करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी एज उसके अकॉर्डिंगली एज क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अगर आप एडल्ट्स में करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया चेंज होगा। और उसके अलावा आप कुछ डिज़ीज़ फैक्टर्स भी बता सकते हैं कि आप अपनी स्टडी में इंक्लूड किस-किस पेशेंट को करना चाहते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आप उन तमाम पेशेंट्स को बीच से रूल आउट कर देते हैं जो आपके स्टडी के रिज़ल्ट्स को ख़राब कर सकते हैं, या फिर सपोज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप कैबिज के पेशेंट्स ले रहे हैं और आप ऐसा करते हैं, आप सोनली कैबिज के पेशेंट्स पर स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आप ऐसे कर देंगे कि कैबिज के साथ अगर कोई एडिशनल प्रोसीजर हुआ है, तो किसी पेशेंट का, तो आप वो पेशेंट एक्सक्लूड कर देंगे। तो दिस विल बी योर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। Similarly, you can also exclude those participants from your study which are just following their your inclusion criteria, या फिर आपके स्टडी रिजल्ट्स को वो फुलफिल नहीं कर रहे। देन डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, इसमें आप डाटा कलेक्शन प्रोसीजर बताते हैं कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो प्रोसीजर उसका क्या फॉलो करेंगे, कि पेशेंट आया, फर्दर उसका क्या-क्या आप स्टार्ट में उसकी डेमोग्राफिक्स अगर नोट कर लेते हैं, फिर आप उसको प्रोसीजरल जब वो इन प्रोसीजर है, आप उसका प्रोसीजर कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर आप उसका कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कौन-कौन से वेरिएबल्स कलेक्ट करेंगे, फिर पोस्ट प्रोसीजरल अगर कोई वेरिएबल्स है, अगर आप वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सीक्वेंस से डाटा कलेक्शन प्रोसीजर बताते हैं कि पेशेंट किस-किस फेज़ से पास होगा, आप किस-किस पॉइंट पर कौन-कौन से वेरिएबल्स पिक कर लेंगे। The statistical plan of your study, it depends upon the data which you are going to collect. कि अगर आप कोई क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज में आप प्रेजेंट करेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा है, आप उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। द स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन हो सकता है। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बेसिकली ये आते हैं, जिसमें मैन विल कॉक्सन नॉन पैरामीट्रिक में आ जाते हैं। कोई काई स्क्वायर हो सकता है। तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिपेंड करता है आपके डाटा की नोइयत पर। तो ये ऐसा जितना कोई इशू नहीं है। आप किसी भी रिसर्च ऑफिसर या फिर कोई स्टैटिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे पास ये डाटा है, मैं इस तरह का डाटा कलेक्ट किया है, करना चाहता हूँ, तो उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन-सा अप्लाई होगा, वो आपको गाइड कर सकता है। एनीवेज़ यू कैन आल्सो आस्क फ्रॉम मी बाय कमेंटिंग इन कमेंट सेक्शन। आप नीचे कमेंट करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। देन एथिकल कंसिडरेशन, कि आप डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, नंबर 1। सेकंड ये कि आप जो अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, उसका अप्रूवल लेंगे फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड। विदाउट अप्रूवल आप अपनी स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। देन डाटा कलेक्शन टूल। डाटा कलेक्शन टूल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिनॉप्सिस का, जिसमें आप एक्चुअली एक क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं, जिस पर आपने पेशेंट्स का डाटा नोट डाउन करना है। मैंने नीचे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, लेकिन डाटा कलेक्शन परफॉर्मा एक दिया हुआ है, जिसमें प्रॉपर कंसेंट स्टेटमेंट ऐड की जाती है। उसके बाद आप अपने स्टडी वेरिएबल, तमाम स्टडी वेरिएबल्स इसमें ऐड करते हैं, जो-जो आपने डाटा नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल, मैंने एक सैंपल सा दिया था, पेशेंट नेम, एज, जेंडर, हाइट, वेट, बीएमआई, स्मोकर, पेशेंट इज़ अ स्मोकर और डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, सिंटेक्स स्कोर उसका क्या होगा? अब आपने देखिए सिंटेक्स स्कोर अगर आप ले रहे हैं, आप उसकी एक्चुअल वैल्यू भी नोट डाउन करेंगे, और आपने इसकी कैटेगरीज़ बनाई है, तो आप कैटेगरीज़ से भी उसको
स्पेसिफाई करेंगे। देन एपीआई स्कोर, वैल्यू और इसकी क्या है कैटेगरीज़, कैट सिक्योरिटी क्या हो सकती है, आउटकम क्या हो सकता है। ये एक सैंपल है डाटा कलेक्शन टूल का, प्रोफार्मा का क्वेश्चनेयर जो आप डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आपने अपने वेरिएबल्स को नोट डाउन करने हैं, आप इस पर अपना बेसिकली डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस वाज़ ऑल फॉर योर सिनॉप्सिस एंड द लास्ट पार्ट इज़ द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस अब डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। वैंकूवर स्टाइल हो सकता है, एपीए स्टाइल, एएस स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल होता है। हर जर्नल की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना रेफरेंस स्टाइल रखते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो रेफरेंसेस पर होगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी रेफरेंसेस आप कैसे ऐड अप करते हैं, रेफरेंसेस को बेसिकली ऑटोमैटिक वे से कैसे ऐड अप किया जाता है, कैसे अपनी इंडेक्स साइटेशन कैसे करते हैं और बिब्लियोग्राफी कैसे जनरेट की जाती है, एंड रेफरेंस लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगी, जिसमें आपको बार-बार नंबर याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप वैंकूवर स्टाइल में करना चाह रहे हैं, तो आपको बीच में टेक्स्ट साइटेशन के नंबर याद नहीं करने पड़ेंगे कि ये किस नंबर पर रेफरेंस था जो मैंने एंड पर उसी नंबर पर लिखना है। बल्कि मैं ऑटोमेटिक वे से आपको बताऊँगी थ्रू अ सॉफ्टवेयर, जिससे आपको जस्ट आप इन-टेक्स्ट साइटेशन करेंगे और एंड रेफरेंस लिस्ट ऑटोमेटिकली उसी सीक्वेंस से आती जाएगी। और आप उसमें एक उस रेफरेंस स्टाइल को दूसरे रेफरेंस स्टाइल में जस्ट 1 क्लिक से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैनुअली वन बाय वन सबको नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको रेफरेंसेस का लेक्चर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।